देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज मैं गोधुली से मछली चैप्टर जो है उसको मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ। मछली एक ऐसी कहानी जिसके रचयिता हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1937 ईस्वी में और 1 जनवरी को जन्मे साहित्य जगत के एक ऐसे अनमोल सितारे जिनकी रचनाओं में गहरी संवेदना झलकती थी, है ना। उनकी रचनाएं जो थी सो समाज के वास्तविक परिदृश्य को कहीं न कहीं साकार करने वाली थी और ऐसी लगती थी हमें कि जब हम उनकी रचनाओं का अध्ययन करते थे तो हमें समाज मूर्त रूप में कहीं न कहीं हमें अक्षर के रूप में पन्नों पर नजर आता था। वो साहित्य जगत के एक अनमोल सितारे थे जिनकी रचनाओं को पढ़ने मात्र से ऐसा एहसास होता था कि वास्तव में रचनाओं की खूबसूरती किस प्रकार शब्दों में यदि तालमेल रख करके यदि लिखी जाए तो वाकई में वो उत्कृष्ट बन जाती है और कहानियों की मदद से ही हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे पढ़ करके ऐसा लगता है जो वास्तव में समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नज़र में लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा देना जरूरी माना जाता है। और साथ ही साथ ऐसा देखने के लिए प्राप्त होता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी आज हैं जिनके नज़र में गहरी संवेदना है, न केवल इंसानों के प्रति बल्कि जानवरों के भी प्रति और हर एक जीव के प्रति। तो मछली एक ऐसा अध्याय है जिसमें गहरी संवेदना भरी गई है। इसमें बताया गया है कि एक मछली जो कि जल में निवास करती है, जिसके लिए जल ही सब कुछ होता है, जल ही जीवन उसके लिए होता है, उस मछली के जीवन में भी संघर्ष आता है, उसे भी कटना पड़ता है, उसे भी सिलवट्टे तक का सफर तय करते हुए उसको उष्मा प्राप्त करके उसको जो जलावन के रूप में जो रखा जाता है और जब जलाया उसको जब जो तपाया जाता है और तब भी उसका चैन नहीं आता है, तभी लोग उसको अपने उदर की पूर्ति के लिए भक्षण कर जाते हैं। तो किस प्रकार उसको संघर्ष करना पड़ता है। ठीक वही संघर्ष हमारे घर में भी कुछ ऐसी हमारी घर की माएँ होती हैं, घर की हमारी बहनें होती हैं जिनको कि कुछ एक घरों में प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ भी जायज देखी जाती है। तो यह कहानी बेहद ही गूढ़ संदेश और संवेदनाओं से भरी हुई है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चे तो होते हैं, वो छोटे बच्चों की नज़र में जो संवेदना पाई जाती है वो घर के बड़ों की नज़र में नहीं पाई जाती है। तो यह कहानी इन्हीं सभी बातों को चरितार्थ करती है, इन्हीं सभी बातों को सिद्ध करती है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है इस पाठ से, जो झोले में मछलियां लेकर के बच्चे पतली गली में क्यों घुस गए। तो लिखेंगे झोले में मछलियां लिए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि पतली गली से होकर के जाना उनके लिए आसान था और घर से पतली गली से होकर के जाने से घर की दूरी तय कम थी और जो चौड़ी रास्ते जो थे, जो मुख्य रास्ता जो था उससे होकर जाने में काफी समय लगता और बच्चे चाहते थे कि मछली मर ना जाए, है ना, मछली जीवित रहे और इसलिए वो लंबी दूरी तय करके ना करके पतली गली से निकल जाते हैं ताकि मछलियों का प्राण बच जाए, है ना, क्योंकि मछलियों के लिए जल ही जीवन होता है। बच्चे इस बात को भली भांति जानते हैं क्योंकि बच्चे बचपन से ही अपनी कविताओं के माध्यम से पढ़ते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना, ये कविताएं पढ़ी जाती है ना। तो उन बच्चों को पता था कि मछलियां जो होती हैं वो पानी के अभाव में अपने आप को बचा नहीं सकती हैं, इसलिए बच्चे जल्दी से फौरन पतली गली से होकर के निकल जाते हैं ताकि मछलियों का प्राण बच जाए। और बच्चों के मन में यह भी अभिलाषा थी कि बच्चे मछली को जीवित देखना चाहते थे, है ना, तो बच्चों के अंदर संवेदना थी इस बात के लिए, इसलिए बच्चे मुख्य रास्ते से ना जाकर के पतली गली से निकल जाते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, मछलियों को लेकर के बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो लिखेंगे जो मछलियों को लेकर के बच्चों की अभिलाषा थी कि पिताजी से एक मछली लेंगे और उस मछली को क्या करेंगे तो कुएं में डाल करके बड़ा करेंगे और जब मर्जी होगा तब कुएं से मछली को निकाल करके खेल लेंगे और कुछ देर के पश्चात फिर से कुएं में मछली को डाल देंगे। यह अभिलाषा थी बच्चों के मन में, मगर बच्चों की अभिलाषा कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चों से मछलियां छीन ली जाती है ना। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। लिखेंगे जब मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु के मन में इस बात का डर था कि कहीं मछली उसे काट न ले, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। बच्चों के मन में इस बात का डर था कि यदि मछली को छूंगा तो हो सकता है कि मछली मुझे काट ले। तो संतु मछली को छूते हुए इसलिए हिचक रहा था, है ना, क्योंकि उसके मन में इस बात का डर था कि कहीं मछली उसे काट न लेवे।
इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी बच्चों को दी थी और उसकी परख बच्चों ने कैसे की। तो लिखेंगे, मछली के बारे में दीदी ने बच्चों को जानकारी दी थी कि मरी हुई मछलियों की आंखों में हमारी परछाई नहीं बनती है, और इस बात की परख बच्चों ने कैसे की। तो इस बात की परख, मरी हुई मछलियों की आंखों में बच्चे जाते हैं और देखते हैं कि जो मेरी परछाई बनती है कि नहीं बनती है, और उनकी परछाई नहीं बनती है। तो इस प्रकार दीदी का कथन कहीं ना कहीं सत्य होता है बच्चों के सामने में। तो बच्चों ने इस प्रकार परख की, जब मरी हुई मछलियों को वास्तव में उन्होंने जानना चाहा कि क्या दीदी ने वाकई में सच कहा था अथवा दीदी ने हमें यूं ही कह दिया कि मरी हुई मछलियों में हमारी परछाई नहीं बनती है। तो उसकी परख उन्होंने मरी हुई मछलियों की आंखों में देख करके किया। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संतु क्यों उदास हो गया। देखेंगे, बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसके मन में जब किसी चीज को लेकर के गहरी ललक हो जाती है और जब गहरी ललक उसकी पूर्ण नहीं हो पाती है तो बच्चे उदास हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संतु के साथ हुआ। संतु यह चाहता था कि मैं एक मछली को रखूंगा और बड़ा करूंगा, और बड़ा हो जाने के पश्चात जब मन करेगा उसको उसके साथ खेलूंगा, मगर वही मछलियां जो कि बाजार से पिताजी लाते हैं, उन मछलियों को भग्गू द्वारा काटा जा रहा है। इस बात को देख करके संतु जो है सो उदास हो गया, क्योंकि संतु को पता था कि मछलियां अब कट रही है और मछलियां बन जाएगी, अर्थात मछली का जीवन समाप्त हो रहा है। तो मछली के जीवन को समाप्त होता देख करके संतु उदास हो गया। देखिए किस प्रकार एक छोटे बच्चे के अंदर इस बात की संवेदना है कि एक मछली को यदि काट दिया जाएगा, मछली को सिलबट्टा पर पटका जा रहा है, पत्थरों पर पटका जा रहा है, मारा जा रहा है, तो मछलियां मर जाएगी। मगर यही संवेदना हमारे घर के बड़ों के अंदर नहीं होती है। कोई भी जीव हो उसको मार करके अपने उदर की पूर्ति करना किसी भी कीमत पर सही नहीं है। मगर कुछ एक लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बड़े ही प्रेम से बाजार से मछलियां क्रय करके लाते हैं और अपने घरों में बनाते हैं, और उसको जब खाते हैं तो हम आनंद के भागी बनते हैं। हमें लगता है कि हम लोग बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं हम लोग किसी चीज़ के मुर्दे को खा रहे हैं, और हम लोग किसी को तरपा करके खा रहे हैं। मछलियों को मार करके खाना किस प्रकार, कहीं ना कहीं किस प्रकार का ये सूचक है जो कि हम लोग किस प्रकार की दूरी मानसिकता के ग्रसित हैं। किसी भी चीज़ को मार करके खाना इंसानियत नहीं है ना। इंसानियत इस चीज़ में नहीं कि हम लोग किसी को खरीद करके लाएं और उसको, जिसके लिए जीवन ही उसका पानी है, उसको प्रथमतः तो हम पानी से अलग कर दें, उसके पश्चात हम अपने उदर की पूर्ति के लिए उसको मार देवें, उसको अग्नि पर जला करके उसको पका करके हम लोग अपना भोजन करें और अपने उदर की पूर्ति करें। यह इंसानियत नहीं है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो घर में मछली कौन खाता था, वह कैसे बनाई जाती थी। देखेंगे, घर में मछली पिताजी खाते थे, और मछली जो है सो नहान घर में बनाया जाता था, और मछली भग्गू बनाता था। और मछली को बनाने से पहले क्या किया जाता था, तो उसको पत्थर पर पटक पटक करके मछली को मारा जाता था। उसके पश्चात सिलबट्टे पर रख करके मछली को काटा जाता था, तत्पश्चात मछली को बनाया जाता था, और यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है सो नहान घर में संपन्न की जाती थी। तो इस प्रकार लिख देंगे जो मछली किस प्रकार बनता था। देखिए किस प्रकार मछली के बनने की प्रक्रिया बताई गई है। किस प्रकार मछली को प्रथमतः तो हम तरपाते तब हैं जब उसको हम जल से अलग कर देते हैं, क्योंकि जल ही उसके लिए जीवन का आधार होता है। तत्पश्चात भी हम उसको यूं ही चैन नहीं छोड़ देते उस मछली को। तत्पश्चात हम मछली को, बचे हुए प्राण को हम लोग पत्थर पर पटक पटक करके उसको मारते हैं। तत्पश्चात हम लोग सिलबट्टे पर रखते हैं और उसको चाकुओं से काटते हैं, उसको फसली से काटते हैं। और तत्पश्चात बीच उसको चैन नहीं आता है, तत्पश्चात भी हम लोग क्या करते हैं, तो तत्पश्चात हम लोग उसे अपना जो भोजन बनाने का जो पात्र होता है उस पात्र पर हम लोग रखते हैं। फिर आँच जोड़ा जाता है जलावन के द्वारा अथवा गैस पर, और उसके पश्चात उसको बनाया जाता है, और तब हम लोग ग्रहण करते हैं, तब हम लोग उसको खाते हैं। समझिए कितनी पीड़ाओं को सहन करती है एक मछली, तब जा करके आपकी उदर की पूर्ति होती है। और खाने के लिए सामानों की कमी नहीं है। जरूरी नहीं कि मछली खा करके ही अपनी उदर की पूर्ति की जाए, है ना। किसी को तरपा करके खाइएगा तो क्या खुश रह पाइएगा। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी। तो लिखेंगे, लेखक को मछली और दीदी में यही समानता दिखलाई पड़ती है कि एक और मछली जो है सो झोले में तड़पती थी, झोले में तड़प रही थी, और एक तरफ दीदी कमरे में रो रो करके तड़प रही है। एक तरफ जहां मछली को जब काटा जाता था तो मछली लहरती थी, दूसरी ओर जब दीदी को बिना किसी बात पर जब पीटा जाता था, जब घर में प्रताड़ित किया जाता था, तो दीदी भी अपने दर्द के कारण सिहरती थी, है ना। तो मछली के दर्द और दीदी के दर्द के बीच में समानता लेखक को दिखलाई पड़ती है कि किस प्रकार लेखक को यह इस बात की अनुभूति
रणनीति हुई कि जिस प्रकार मछली को कष्ट दिया जाता था, मछली को पीटा जाता था, उसको पत्थरों पर पटका जाता था, ठीक उसी प्रकार दीदी को भी पीटा जाता था। और दीदी भी जब रोती थी, जब बिलखती थी, तो मछली के दर्द से उसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार मछली जो थी सो मछली जो है सो जल के अभाव में तड़पती है ना, जल के अभाव में उसको तड़पाया जाता है, जब जल से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार दीदी जो है सो घर में अपनों से प्रेम न पाने के कारण तड़प रही थी, सिहर रही थी, है ना। तो इस प्रकार हम लिख देंगे जो मछली और दीदी में क्या क्या समानताएं थी। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिय बच्चों, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो लिखेंगे दीदी एक कमरे में लेटे हुए सिहर रही थी, क्योंकि दीदी को फिर से मारा गया था और दीदी को फिर से प्रताड़ित किया गया था, इसलिए दीदी सिहर रही थी और कमरे में बिलख बिलख करके अपनी आंखों के आंसुओं को अपने जमीन, जब वो वहां पर जो वो खड़ी थी वो जमीन पर गिर रहे थे और यूं लग रहा था कि जमीन भी सिहर रहा है और दीदी की आंसुओं के संग जमीन भी मन भर रो रहा है। तो इस प्रकार इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब मन से पढ़िए और अपने माता पिता के सपनों को एक दिन साकार कीजिए और एक दिन इतना शानदार अंक हासिल कीजिए ताकि आपको एक दिन अपने आप के ऊपर गर्व हो और आपको, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो। क्योंकि हम लोग अपने माता पिता के एक बेहतर भविष्य हम लोग माता पिता को तभी दे सकते हैं जब हम लोग खुद से मेहनत करेंगे। हमारे माता पिता ने जो गरीबी देखी है, हमारे माता पिता जो गरीबी देख रहे हैं, उस गरीबी से उनको निजात हमारी मेहनत दिलवा सकती है। हमारा जो परिश्रम जो होगा वही उनको एक बेहतर कल दिलवा सकता है। तो इसलिए मन से पढ़िए और हर मिनट का सदुपयोग कीजिए। इस जीवन में मिला एक एक मिनट हमारे लिए अनमोल वरदान के समान है और उस अनमोल वरदान का दुरुपयोग मत कीजिए। हर एक मिनट का सदुपयोग कीजिए और एक नई इतिहास का सृजन कीजिए। जरूरी है जो एक मेहनत से के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ा जाए, तब जाकर के सफलता हमारा स्वागत करने के लिए पूरे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। धन्यवाद।